चुना है मेरी अप्लाइनेस के लिए, उनके लिए मैं जबरदस्त तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूं। दोस्तों, सतवन जी ने अभी कहा कि अल्ताफ, नाम मेरा अल्ताफ है, पेशे से मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय पुलिस में काम करता हूं एज हेड कांस्टेबल, और पिछले चंद सालों से इस बिजनेस को बिल्कुल आप लोगों की आप जैसे दोस्तों के साथ इसको बिल्ड कर रहा हूं। और करते करते जो सतवन जी ने कहा कि मैं बिल्कुल एमरल्ड पोजीशन पे पहुंच गया, ये मेरे लिए खुशकिस्मती है और आप सब के लिए भी खुशकिस्मती है। ये बिजनेस किस तरह काम करता है, इसका मार्केटिंग प्लान है क्या? बिल्कुल एक मेरा मार्केटिंग प्लान थोड़ा यूनिक है। मैं तवज्जो चाहूंगा आज के जबरदस्त लीडर सुदेश साहनी जी का, अगर वो सतवन जी वो आए हैं क्या सर? हेलो। हाँ सर, हाँ जी सुदेश जी हैं आगे। बिल्कुल शाहबुद्दीन सर, सतवन जी, सुदेश साहनी और अपने बलवान सर और जावेद सर, बाकी ज्यादा लोगों को मैं नहीं जानता हूं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता हूं। मेरी गुजारिश है कि आप थोड़ा तवज्जो देंगे, आप मुझे करेक्ट करने की कोशिश करोगे। अगर मेरा प्लान बहुत अच्छा होगा तो बिल्कुल आप इसको प्रमोट कर सकते हैं, अगर ठीक नहीं होगा तो प्लीज आप मुझे करेक्ट करेंगे। आपका जान चाहिए मुझे दोस्तों सर। यस। हेलो सतवन जी। हाँ सर, मैंने सबके माइक ऑफ कर रखे हैं, आप कंटिन्यू करें, बिल्कुल सभी लोग आपको सुन रहे हैं। बिल्कुल सर बीच में आपकी हाँ या ना चाहिए प्लीज। ओके, इस प्लान को जबरदस्त बनाने के लिए आप रेडी रहिए सर। यस। ओके सर। दोस्तों, आज का मैं प्लान शेयर करने जा रहा हूं। इस काम को हम क्यों करें, वाई, इस काम को हम क्यों करें, वाई। सर बोर्ड मेरा आपको नजर आता है? यस सर। ग्रेट। दोस्तों, ये वाई, हम इस काम को क्यों करेंगे, मैंने इस काम को क्यों शुरू किया, एक स्ट्रेट लाइन में खींच रहा हूं, आप जरूरी तवज्जो फरमाए। एक स्ट्रेट लाइन जिसको हम बोलते हैं मिडिल क्लास लाइन, जो दुनिया में अमीर और गरीब को डिवाइड करती है, उसको मिडिल क्लास लाइन कहते हैं। बहुत सारे लोग इस मिडिल क्लास के ऊपर हैं जिनको हम रिच कहते हैं, और इसके नीचे भी कुछ लोग हैं जिनको हम पुअर कहते हैं। ठीक सर। और इनके ऊपर और एक जिनको हम सुपर रिच कहते हैं, बहुत ज्यादा अमीर, और इनके नीचे भी एक लकीर जाती है जिनको हम वेरी वेरी पुअर कहते हैं। सतवन जी आप देख रहे हैं सर? यस सर। सर वेरी वेरी, ये 5 ऐसी जगह है जहां दुनिया का कोई भी इंसान कहीं भी फिट हो सकता है। यहां सुपर रिच में मुकेश अंबानी आ सकते हैं, और बहुत ज्यादा गरीब होगा जो वो इधर होगा। दोस्तों, आप कहां पर हो? सरपंच जी मैं आपसे मुखातिब हूं, आप इस ग्राफ में कहां पर हो? पहले मैं अपने आप को दिखाता हूं, मैं इस ग्राफ में कहां पर हूं। जो मेरा पे आया है वो आया है 72,799। ये गवर्नमेंट ऑफ जे मुझे तनख्वाह देती है, और मुझे लगता था इतनी इनकम लेके मैं बिल्कुल मिडिल क्लास में हूं। दोस्तों, इस बिजनेस में आके मुझे पता चला कि अपर मिडिल क्लास में वो लोग आते हैं जिनकी इनकम एक महीने की 2 लाख से लेके 5 लाख होती है, और जब मैंने अपनी इनकम को देखा तो ये बिल्कुल 1 लाख से कम है। अब मैं अपने आप को गरीब कहता, लेकिन गरीब कहलवाना ठीक नहीं कहता है। क्यों? क्योंकि हम बैंक से एडवांस में बहुत सारा कर्जा लेते हैं ताकि लोगों को दिखाए हम बहुत बड़े आदमी हैं। यस सर। मुझे वो सुननी है। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। जब मैंने खुद देखा, एक तो मुझे गरीब कहलवाना अच्छा नहीं लगता है और लोग मानेंगे भी नहीं। वो अल्ताफ एक तो इसकी ये क्या कहते हैं, एक तो नौकरी करता है, गाड़ी भी है, आरसीएम भी करता है, वगैरह वगैरह। दोस्तों, लास्ट में मैंने खुद अपने आप को पाया पुअर और मिडिल क्लास के दरमियान। मैं सर जानना चाहता हूं सतवन जी, आपकी फैमिली इनकम, आपकी इनकम कितनी है महीने की, आपके जो काम से इस आरसीएम को छोड़ के? सर आप कहना पसंद करेंगे सर? सर आरसीएम की इनकम ही है। अच्छा, उसके बगैर नहीं है? नो सर। ठीक सर। आप बताइए, 73,000 ठीक आमदनी है सर? 100 सर। हाँ बिल्कुल। आपकी इनकम कितनी है? लगभग इतनी ही। क्या आप इस ग्राफ में कहां पर हो इस वक्त? जावेद साहब, आप अगर मुझे सुन रहे हैं प्लीज आप बताइए। जावेद सर, हेलो सर। जावेद सर को भी आप अनम्यूट करिए सर प्लीज। जावेद सर, पता नहीं किस नाम से जुड़े हुए हैं। जी सर, मैं अनम्यूट हूँ, आप मेरे से बात कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। आपका शुभ नाम? आपका शुभ नाम? विपिन राठी बात कर रहा हूँ।
अच्छा विपिन राठी सर, सर आपकी इनकम कितनी है महीने की आरसीएम को छोड़ के सर? मैं पूरा समय आरसीएम में ही लगाता हूँ और आरसीएम से ही मेरे को 100% इनकम आती है। ग्रेट सर, कितनी आती है आज सर? हाँ, लगभग 6 डिजिट में इनकम आती है, 1 लाख से ज्यादा। बिल्कुल, इसका मतलब है अगर मैं आपसे ये कहूं इस ग्राफ में आप कहां पर इस वक्त एग्जिस्ट करते हो? जी बिल्कुल पुअर और मिडिल क्लास के दरमियान, क्योंकि मैंने Yes. सुना है कि जो अपर मिडिल क्लास में आता है उसकी इनकम 2 लाख से 5 लाख होनी चाहिए, तो हम उससे कम आते हैं। यस सर, नो सर? यस यस यस। सर आप बताइए इस ग्राफ में आप जाना कहां चाहते हैं सर? ऑब्वियसली अपर आप की तरफ अमीर जाना बनना चाहते चाहते हैं, हो, रिच रिच बनना चाहते हैं। बिल्कुल, रिच से बाद में सफर हो जाएगा सुपर रिच का शुरू। दोस्तों जी, जी, 3 जी। तरीकों से हम पैसे कमाते हैं, 3 तरीकों से। नंबर 1 जॉब। विपिन जी, जॉब से आज तक कोई अमीर बना है दुनिया में? नो सर। नो सर। दूसरा, जी। जॉब से आज तक कोई अमीर नहीं बना है। दूसरा, बिजनेस से हम अमीर बन सकते हैं, 100% बिजनेस से हम अमीर बन सकते हैं। सर अगर आपको लाखों रुपए कमाने होंगे तो आपकी वो जो आपकी इन्वेस्टमेंट करोड़ों में होनी चाहिए। क्या आपके पास करोड़ों रुपया है? नहीं सर, करोड़ों होता तो नो, फिर ना आरसीएम मेरे नहीं पास होती है, ना मेरे पास है, ना आपके पास है। इसलिए बिजनेस हमें सपोर्ट करता है, लेकिन हम कैपेबल है लेकिन हमारे पास कैपिटल नहीं है। तीसरा, कोई प्रोफेशनल डिग्री हम देते, कोई डॉक्टर बनते, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह वगैरह। दोस्तों वो एज भी हमारी खत्म हो गई है कि हम उस एज में आ गए जहां से हम कोई दूसरा काम शुरू नहीं कर सकते। या सर, नो सर? यस, बिल्कुल यस। अभी देखिए 3 तरीकों से हम पैसे कमाते हैं दुनिया में, और ये तीनों तरीके ना विपिन जी को ना अल्ताफ को ये सपोर्ट करती है रिच बनने के लिए। इसका मतलब है रिच बनना हमारे लिए खत्म हो गया। दोस्तों जिन्होंने ये ग्राफ दिया वो कहते हैं कि दुनिया में अगर आपने कहा कि मुझे रिच बनना है, ये कोई फैमिली बैकग्राउंड आपसे नहीं पूछते हैं, ना कोई आपकी सर्टिफिकेट जानना चाहते हैं, ना कोई क्वालिफिकेशन जानना चाहते हैं। इसके लिए खाली ये विपिन जी को यही कहते हैं कि विपिन जी क्या आप अमीर बनना चाहते हो? अगर आपका जवाब आ गया यस, तो मैं आपको चौथा वो तरीका दिखा दूं। आप तैयार हो देखने के लिए सर? बिल्कुल सर, सब तैयार है, जो लोग यहाँ जुड़े हैं बिल्कुल, सब अमीर बनना बिल्कुल, चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, सारे लोग तैयार हैं। ये चौथा रास्ता क्या है? एक तो हम कस्टमर है, हम यूजर है। यस सर, नो सर? एक तो हम प्रोडक्ट यूजर है, दूसरा हम क्वालिटी प्रमोशन करते हैं। सर इज इट राइट? राइट राइट। सर एक तो हम कस्टमर है, दूसरा हम यूजर है। आप बताइए ये कस्टमर और यूजर जो हम क्वालिटी प्रमोशन करते हैं, सर ये क्या आपकी आमदनी बनती है या आपका खर्चा बनता है सर? खर्चे बनते हैं, आम लोगों के तो खर्चे ही बनते हैं। बिल्कुल, ये हमारा खर्चा बनता है, एक्सपेंडिचर। सर ये कब तक करना है? लाइफ जब टाइम। तक हम है दुनिया में। ये हमारे बाप दादा ने किया, अब हम करेंगे, हमारे बाद हमारे बच्चे करेंगे। यस। और अगर आज आपने बिल्कुल थोड़ा सोच अपना चेंज किया, जो ये हमारी गरीबों वाली सोच है, अगर हमने आज इसको चेंज किया, चेंज क्या करना है? एक तो हम पहले यूजर है और दूसरा क्वालिटी प्रमोशन करते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट प्रमोशन। अगर यही काम हम विद सिस्टम करेंगे, अगर यही आपके घर की इनकम और मेरे घर की इनकम बनेगी, सर कैसा रहेगा सर? बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। बहुत शानदार रहेगा। तो दोस्तों मैं दिखाता हूं कि ये इनकम कहां से आएगी। कोई अपने जेब से नहीं देता है, कोई इसमें कोई खुदा न खासा कोई एजेंसी मत है जो आपको पैसा देती है, जो आपको अमीर बनाती है। यही मैं दिखाना चाहूंगा, इसमें 4-5 मिनट लगेंगे। आप कॉपरेट करेंगे विपिन जी? सर यहाँ पर विपिन जी है सर। विपिन जी जी ये मेरी आवाज आप तक आती है सर? जी बिल्कुल, सब तक आ रही है, सब सुन रहे हैं। ग्रेट सर। अभी देखिए यहाँ पर आप हो, यू अपने आप को यहाँ आप तस्लीम करिए। सर जो आज तक आपने कमाया वो आपके पास मौजूद है या खर्चा किया है? जी खर्चा करते हैं लोग। हम खर्चा करते हैं कहाँ? मार्केट में। मार्केट में हमारे रिटेलर भाई होते हैं, जो भी खर्चा हम करते हैं तो हम रिटेलर के पास जाते हैं। देखिए हमने अपनी हैसियत के मुताबिक, विपिन जी ने अपनी हैसियत के मुताबिक एक नहाने का साबुन लाया उस दुकानदार से, वो लाया 20 रुपए का। सर जिस दुकानदार से हमने साबुन लाया, क्या ये साबुन घर में बनाता है सर? नो। बिल्कुल, ये लाता है एक होलसेलर, हमारे पास होता है तो होलसेलर से लाता है। जब हम होलसेलर के पास गए, वो भी घर में बनाता नहीं, ये लाता है एक डिस्ट्रीब्यूटर से, और डिस्ट्रीब्यूटर भी घर में नहीं बनाता है, ये लाता है एक सुपर स्टॉकिस्ट से, और ये भी घर में नहीं बनाता है, ये लाता है एक जॉबर से, और जॉबर भी घर में नहीं बनाता है, ये प्रोडक्ट बनता है फैक्ट्री बोलते हैं या कंपनी। सर प्रोडक्ट तैयार हुआ फैक्ट्री में, और हमने लाया कहां से विपिन जी? जी
हमने लाया दुकानदार से, प्लीज आप थोड़ा कॉपरेट करिए 4-5 मिनट प्लीज। अभी हमने ये रिटेलर से लाया 20 रुपए का और ये सामान तैयार हुआ फैक्ट्री में। सर क्या ये साबुन 20 रुपए की फैक्ट्री में भी तैयार हुई होगी? जवाब है नो। ये 10 रुपए की तैयार हुई तो हमने कितने में लाई? 20 रुपए। तो होता क्या बीच में? ये जॉबर लेता है सहारा टीवी का, और टीवी में ये उन लोगों को तारीफे करने के लिए लाता है जिनका फेस वैल्यू होता है। फेस वैल्यू क्रिकेट स्टार्स या फिल्म स्टार्स का है। यस सर? नो सर? जी जी यस बिल्कुल। अभी देखिए इस साबुन को ऐड करने के लिए ये कैटरीना कैफ जो सबसे ज्यादा चलने वाली हीरोइन होगी, और कैटरीना कैफ कहती है मेरे गोरेपन का राज लाक्स साबुन। सर आज तक लाक्स लगाने से कोई गोरा हुआ है? जवाब है नो। अगर गोरे होते तो बिल्कुल वेस्ट इंडीज वाले इंडिया में इस साबुन को बनने नहीं देते हैं। और हम लाक्स इसीलिए लगाते हैं कि कैटरीना कैफ ने बोला है कि लाक्स लगाने से गोरे होते हैं, और पिछले 50 साल से हम लगाते आए और आज तक कोई गोरा नहीं हुआ। क्या ये जो कैटरीना कैफ है ये मुफ्त में तारीफें करती है? जवाब है नो। ये करोड़ों रुपया इस एड का लेते हैं, और वो किनके जेब से निकलता है? ये कस्टमर के जेब से। आप देखिए 10 रुपए की साबुन तैयार हुई तो ये बीच वाले लोग, ये बिचौलिया लोग जिनको हम मिडल मैन चैनल कहते हैं, आप देखिए ये सबसे बड़ी बात है। जब मुझे इसके बारे में पता चला और तब से मैं दीवाना हो गया हूं। आप देखिए 10 रुपए का प्रोडक्ट तैयार हुआ तो हमने कितने में ली? 20 रुपए। और 20 रुपए में अगर हम देखेंगे तो हमने 10 रुपए ज्यादा दिया। और विपन जी कहते हैं कि 10 रुपए से क्या होता है? मेरे बच्चे भी 10 रुपए में कुछ आता ही नहीं उनको, वो भी लेने से इनकार करते हैं। लेकिन विपन जी हम इस पिक्चर को बड़ा करेंगे। सर जब आप 200 रुपए खर्च करते हैं तो हम ज्यादा कितना देते हैं? 100 रुपया। जिस दिन आपने 2000 खर्च किए तो आपने 1000 ज्यादा दिया। आपने एक महीने का 20,000 तो हमने 10,000। आपने एक साल का 2 लाख, हमने 1 लाख। सारी उम्र हमने 2 करोड़ कमाए और खर्च किया तो 1 करोड़ हमने इन मिडल मैन लोगों को ज्यादा दिया। ये 1 करोड़ का मतलब है 50% ऑफ आवर लाइफ प्लस टाइम। अभी मेरी 30 साल सर्विस हो गई पुलिस में, और 30 में से 50% अगर देखा जाएगा तो 15 साल हमने बीच वाले लोगों के लिए किया है, 15 साल हमने अपने घर के लिए किया है। और ये बीच वाले लोग टोटल दुनिया में 10% लोग हैं और हम 90% लोग हैं। सर 90% लोग अगर अपनी मजदूरी का, अपने काम का 50% 10% लोगों को देंगे, विपिन जी आप बताइए ये अमीर ये 10% रहेंगे या हम 90%? सर वही 10% अमीर बनेंगे। वेरी 10। और इन 10% लोगों के पास बिल्कुल 90% वेल्थ है। टोटल वेल्थ ऑफ वर्ल्ड 10% लोगों के पास है, और हम 90% लोगों के पास कितनी वेल्थ है? टोटल 10%। सर अब देखिए अगर यही कारोबार चलता रहा, अगर हम इसी तरह खर्चा करते रहे, क्या हमें और आपको अमीर बनने के चांस है कभी विपिन जी? जवाब है नो। हमें अमीर बनने के कभी चांस नहीं है। ये फैक्ट्री कहती है विपिन जी को, ये सारे उन लोगों को कहती है कि जो बिल्कुल अमीर बनना चाहते हैं, ये उनको कहते हैं कि आपका मुझे ना कोई आपकी एजुकेशन चाहिए ना फैमिली बैकग्राउंड चाहिए। बिल्कुल अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो मेरा एक मशवरा, जो हमारा वो गरीब वाला सोच है उसको चेंज करना है। ये कहता है प्लीज आप इस रास्ते को बंद करिए, यहाँ से लेना बंद करिए। मैं यहाँ से देना बंद करूं तो फिर क्या होता है? आप 2 काम करते आ रहे हो, एक तो प्रोडक्ट यूज करके आ रहे हो, दूसरा उनकी तारीफें करते आ रहे हो। वही 2 काम आप करिए, आप मेरी तरफ 10 कदम बढ़िए, मैं आपकी तरफ 90 कदम बढ़ूं। और क्या करेंगे हम बीच में? जो ये 50% ये बीच वाले लोग खाते थे, यही 50% में आपको वापस दे दूं। विपिन जी 50% बचाना है देना है? आपकी आवाज थोड़ा डिस्टर्ब हो रही है अल्ताफ जी। डिस्टर्ब हो रही है आप? हाँ जी सर, जी आप सुन रहे हैं सर? जी जी सर आप बताइए 50% बचाना है या देना है? बिल्कुल 50% हमारा बचाना है। अभी देखिए क्या होता है सर, अभी क्या होता है, जो ये बीच वाले लोग हैं, ये तो ये आप सुन रहे हैं सर? हाँ आप ठीक है। अभी देखिए हम अभी बीच वाले लोग, ये जो बिचौलिया लोग हैं, जो एडवर्टीजमेंट पे खर्चा आता है, मैं एडवर्टीजमेंट पे एक थोड़ी सेंसस आपको बताता हूं कि कितना खर्चा आता है इस पे। एक दिन का 7,500 करोड़, एक दिन का 24 घंटे का खर्चा होता है 7,500 करोड़। अगर हम इसको एक महीने गिनेंगे, एक साल गिनेंगे, 5 साल गिनेंगे, ये इतना बड़ा पैसा है। ये बीच वाला पैसा इतना बड़ा है, इतना बड़ा दरिया बहता है, ये पैसों का, रुपयों का इतना दरिया बहता है कि जो इंडिया की जो बिल्कुल ये जो ईयरली क्या कहते हैं उसको बजट, उस बजट से बहुत ज्यादा लोग हैं। और ये बीच वाले लोग बहुत कम लोग हैं।
अगर हम देखें ये करोड़ों रुपया, अरबों रुपया ये बीच वाले लोग अपने ये क्या कहते हैं जी, एक लीडर कहते हैं कि दुनिया में जो मिडलमैन खर्चा आता है 1400 बिलियन, 14,000 बिलियन आता है मिडलमैन खर्चा। वो कहते हैं कि ये इतना पैसा हो गया, ये इतना पैसा हो गया बिचौलिया लोगों के लिए, 50 देश उससे चलेंगे, इंडिया जैसे 4 बड़े और छोटे 46 देश, 50 देश चलेंगे जो दुनिया में मिडलमैन से खर्चा आता है। और वो लीडर कहता है कि अगर इसका 30% प्रोडक्ट क्वालिटी में लगाया जाएगा, दुनिया से बीमारी का नाम खत्म हो जाएगा। और वही काम लिया है आज आरसीएम ने, उसने वही पैसा लगाया हमारी क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी को बिल्ड करने के लिए। और इंशाल्लाह आरसीएम का उद्देश्य है, पहले हम बिल्कुल हेल्थ पे काम कर रहे हैं। आप देखिए इतना बड़ा पैसा है। आम दोस्तों से मैं कहना चाहता हूं, क्या आप 90% पैसों की तरह जाएंगे या 10% की तरफ? तो जवाब आएगा 90% की। आप देखिए जितने भी सेलिब्रिटी है दुनिया में, वो बिल्कुल इस 50% लोग पैसे के पीछे पड़े हैं जो बिचौलिया लोग खाते हैं। और आपको और मुझे वो होता है क्या कि मैं थोड़ी किसी को बता सकता हूं, जब अमिताभ बच्चन बता सकता है। विपिन जी, आपको और मुझे कहने में कोई शर्म है? मैं कहता हूं नहीं है। हमें फख्र होना चाहिए कि ये बिजनेस, ये आरसीएम हमें क्या देता है, वही सेलिब्रिटी बनने का मौका, हमें ब्रांड बनने का मौका देता है। बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगा सर। और इससे आगे किस तरह आपके घर में पैसा आएगा, तो जिसके साथ आप जुड़े हैं, जिसने आपको आज यहाँ इनवाइट किया है, प्लीज आप उसके साथ बिल्कुल इस मीटिंग को हम सारे आज सुनने आए हैं, सुजय जी सानी को, तो उसके बारे में अपने शाहबुद्दीन सर ने, सारे लोगों ने बहुत पहले से कह रखा है और मैं भी उसको सुनने आया हूँ। और लेकिन जावेद साहब और अपनी अपलाइनिस ने कहा कि आपको 5 मिनट 10 मिनट देना चाहिए इधर, तो मैंने बिल्कुल वो 5-10 मिनट आपके सामने रखे। मेरा एक ही मानना होता है, अगर मेरे प्लान को आप पसंद करते हैं तो प्लीज आप मुझे करिए, अगर ये ठीक है तो वैस, अगर तो जवाब नो में भी आएगा तो कोई परेशानी नहीं। मैं बिल्कुल आपके बीच अब ज्यादा देर ना रहते हुए, दोस्तों ये इतना बड़ा पैसा है, इतना ज्यादा पैसा है, 90% वेल्थ, 90% वेल्थ, इतना ज्यादा पैसा होता है कि गिनना वहां मुश्किल होता है। और हम 10% के पीछे पड़े हैं और 90% लोगों के पास 10% जो आमदनी है। आप देखिए भीड़ कहां पर है, 90% में या 10% में? बिल्कुल 90% में है। और 90% में क्या है, 90% में सबसे ज्यादा वो अपना वो मुकाबला रहता है कि मैं कंपटीशन ज्यादा रहता है और हम कंपटीशन में पड़े हैं और पैसे कुछ 10% लोग कमाते हैं। और हमें आज मौका दिया जाता है कि ये 90% ये पैसा आपके घर में आएगा, आप बिल्कुल उसके लिए रेडी रहिए। जिसने आपको लाया कि ये पैसा बाकी मेरे पास किस तरह आएगा, ये रॉयल्टी जैसी इनकम कैसे आएगी, ये टेक्निकल अचीवर जैसी इनकम कैसे आएगी, जिसने आपको बुलाया है बिल्कुल उसी के साथ आप ये इस मीटिंग के बाद उसके साथ बात करिए तो आपको वो खजाने का पता चलेगा। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बिल्कुल चंद मिनट बर्दाश्त किया। तो विपिन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो मैं बैक टू विपिन, ये सरपंच सर, सरपंच सर ये बैक टू आप सर। थैंक यू अल्ताफ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़े शानदार तरीके से आपने प्लान दिखाया और सभी को समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। लोग अच्छे तरीके से आज के प्लान को समझे और उम्मीद है काम भी करेंगे इसके ऊपर। और इसकी डिटेल में जानकारी के लिए कि हम एक खरीदारी करने से हमारी जिंदगी के अंदर कितना बदलाव आ सकता है, तो इसकी जानकारी के लिए आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं। जब मैं शुरू में से बिजनेस के अंदर आया तो वैसे भी बहुत सारे लोग आज भी बोलते हैं कई बार कि ये उन लोगों का काम है जिनके पास कोई काम नहीं है, जहाँ जो फ्री रहते हैं, जिनको कुछ आता जाता नहीं है, वो लोग ऐसी कामों में पड़ जाते हैं। लेकिन जो हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं, जो हम इस बिजनेस के बारे में डिटेल के अंदर जानकारी देंगे, सर वो वैसे अपने बारे में खुद बताएंगे, लेकिन हल्का सा बता दूं कि वो एक गजेटेड अफसर है सर। एक गजेटेड अफसर लेवल के लोग इस बिजनेस के अंदर काम ही नहीं कर रहे। अपने काम करने के साथ साथ उन्होंने बहुत अच्छा एक लेवल अचीव किया और अपने लेवल के साथ साथ उन्होंने अपनी टीम के अंदर, इस देश के अंदर बहुत सारे लोगों की जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव लाए हैं। वो उनके द्वारा बहुत सारे लोगों के घरों में लाखों रुपये महीने की इनकम जाती है। और मेरी अपलाइन है वो, तो हम सभी की अपलाइन है, बहुत सारे दोस्तों की, जितने भी आज सर को सुन रहे हैं लोग, तो सभी की अपलाइन है। और मिस्टर शहाबुद्दीन खान जी भी हमारी अपलाइन के अंदर है, तो उन्होंने उसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया जी, जिसके माध्यम से हम सभी लोग हर संडे जहाँ पे इकट्ठे होते हैं। तो आज मिस्टर सुदेश सैनी जी, तो यहीं आ जाओ,
सर का माइक ऑन है, तो मैं इनवाइट करता हूँ मिस्टर सुदेश सैनी जी को कि सर आप आवाज डबल आ रही है, माइक ऑन है सर। कि सर आप मीटिंग शुरू करें और पूरी वार्म वेलकम के साथ, पूरी गर्मजोशी के साथ आपको वेलकम करता हूं मैं सर, इनवाइट करता हूं। ओवर टू मिस्टर सुदेश सैनी जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय आरसी, आदाब, सत श्री अकाल। हैं सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आवाज ठीक आ रही है सतवन जी? हाँ सर बिल्कुल ठीक आ रही है। तो उनकी बारात जारी थी बिच्छुओं की। एक बार तो बिच्छुओं की बारात जारी थी, तो रास्ते में किसी ने पूछ लिया कि भाई सारे एक जैसे ही लगते हो, सरदार कौन है तुम्हारे में? तो कहने लगे कि हाथ लगा के देख, पता लग जाएगा। जिसको हाथ लगाएगा वही सरदार नजर आएगा। तो ये जो जावेद जी की टीम है, ये सरदारों की टीम है। तो इसमें जो एक्साइटमेंट है और ये सारी चीजें, तो मैं थैंक्स पे करूंगा अल्ताफ जी का। बहुत अच्छा। और मैं 2 लाइन उनके लिए कहूंगा कि अंदाजे बयां ही रंग बदल देता है। एक अंदाजे बयां ही रंग बदल देता है, वरना इस दुनिया में कोई बात नहीं। तो उनका जो अंदाजे बयां था वो काबिल तारीफ था। तो बहुत बहुत धन्यवाद उनको, और सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है जो आज की मीटिंग में आ चुके हैं और जो आगे आएंगे उनके भी। अब कुछ मर्यादाएं हैं जो टेक्नोलॉजी की, उनको ध्यान में रखते हुए बात को आगे बढ़ाते हैं। और शुरुआत मैं करूं अपने से, थोड़ा परिचय दूं मैं अपना। बहुत सारे लोग आज पहली बार मुझे सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। ऑल ओवर इंडिया से लोग जुड़े हुए हैं। मैं सुदेश सैनी हूं। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में हूं, एडमिनिस्ट्रेशन में, और एक किसान परिवार से हूं। परिवार में हम 5 भाई हैं और पांचों भाई हम अब अपने काम में सेटल्ड हैं और हायर पोस्ट को देखते हैं। बड़े वाले भी अधिकारी हैं और मेरा पोस्टिंग मुजफ्फरनगर में है। और मेरे से छोटे वाला चीफ रीजनल मैनेजर है, वो करनाल में है। और उससे छोटे वाला भाई हमारा जालंधर में है, वो वहाँ पे रीजनल कोऑर्डिनेटर है। और सबसे छोटा भाई हमारा नीदरलैंड में है, साइंटिस्ट है वो। उसने आईआईटी रुड़की से एमएससी की, उसके बाद में जर्मनी से उसने पीएचडी की, और फिर वो नीदरलैंड में है। उसकी मिसेज भी साइंटिस्ट है। उसने फ्रांस से किया एमएससी और उसके बाद में फिर उसने ब्रसेल्स से पीएचडी की, और उसके बाद वो फिर नीदरलैंड में है। मेरी एक बेटी है, वो एमबीबीएस कर रही है, 3rd ईयर की वो स्टूडेंट है, आज मेरे पास में ही है। और बहुत सारे लोगों ने कई बार कहा कि सैनी साहब की बेटी, तो आजकल चूंकि कॉलेज बंद है और वो मेरे पास में यही है, तो मैं चाहूंगा कि 2 मिनट के लिए वो भी आए और इंट्रोड्यूस हो सारी टीम से। तो मैं बुलाऊंगा मेरी बेटी सुभी। कंटिन्यू। गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ शुभी सैनी। मैं सुधीर जी की डॉटर हूँ एंड आई एम परसुइंग MBBS फ्रॉम सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हापुड़। मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ and as an upcoming doctor, it's my keen responsibility to make you aware about the pandemic situation which is prevailing in the country. So first of all, I would like to say, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, सारा मेडिकल सेक्टर एकदम कोलैप्स कर चुका है और हमें इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें, प्रिकॉशंस लें, घर पे अच्छे से योगा प्राणायाम करें, S5 टैबलेट लें स्पेशली। उसमें एक तुलसी कॉन्स्टिट्यूएंट यूज होता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज एन इम्यूनिटी बूस्टर। एंड जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि इस स्ट्रेन में, ये जो नया कोरोना स्ट्रेन प्रिवेल कर रहा है, इससे RT-PCR रिजल्ट्स भी कई बार नेगेटिव शो होते हैं, फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आ जाते हैं। वो आपकी बॉडी के अंदर कोलोनाइज होता रहता है, बट स्टिल इट गिव्स समटाइम्स फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स। तो इस वजह से मैं आपसे निवेदन करूंगी सभी से कि आप लोग पल्स ऑक्सीमीटर यूज करें अपने घर पे। उसकी वजह से अगर कभी भी आपको स्नीजिंग एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम फेस करनी पड़े तो आप उससे अपना ऑक्सीजन लेवल इंस्टेंटली मेजर कर सकते हैं, सो दैट यू कैन नो दैट वेदर देयर इज एनी infection present in your body or not. And at last, I would like to give a great thanks to my dad. He's a really very great guy. पापा ने मुझे हमेशा हर फील्ड में मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और मुझे उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरणा और शक्ति मिलती है।
जैसे कि पापा इस एज में भी सर्विस के साथ साथ इस बिजनेस में भी इतना ज़्यादा एक्सीड कर रहे हैं, और तो इसलिए मैं भी ये सोचती हूँ कि मैं भी अपने पापा की तरह बनूँ और अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सीड करूँ। एंड स्पेशली आई वुड लाइक टू गिव अ ग्रेट थैंक्स टू माय मॉम आल्सो। उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, हमेशा बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। और मेरे पापा हमेशा एक पापा की तरह नहीं बल्कि मेरे फ्रेंड की तरह भी मेरी प्रॉब्लम्स को, हर सिचुएशन को बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करते हैं उसको फेस करने में। और पापा ने हमेशा लाइफ में हर प्रॉब्लम को एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव अप्रोच के साथ फेस किया है। तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी एक दिन अपने पापा की तरह बनूँ, एंड आई फील वेरी मच उनको बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो ये गुड़िया आज पहली बार इंट्रोड्यूस हुई क्योंकि ये छुट्टी में घर थी, और एक छोटा सा मैसेज जिन्होंने मेरा साथ दिया इस पूरी जर्नी में, और खाली साथ ही नहीं दिया, उन्होंने बहुत सारी चीजों को इस तरह से संभाल के रखा कि वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ती चली गई चीजें। और इसमें कहा भी जाता है बिजनेस में कि ये फैमिली बिजनेस है। अगर आप फैमिली सपोर्ट नहीं आपको है, और टीम बिजनेस है ये, और टीम की शुरुआत पति पत्नी से ही होती है, और वो टीम अगर आपकी ठीक नहीं है तो चीजें आगे की शायद बनेगी या नहीं बनेगी। तो एक छोटे से मैसेज के लिए मेरी मिसेज भी साथ में है, मैं इनवाइट करूंगा 2 मिनट के मैसेज के लिए। मीनू। नमस्कार, जय आरसीएम। मैं मीनू सैनी, सुधीर जी की वाइफ। उन सभी साथियों का दिल से धन्यवाद करूंगी जिनका लेबल चेंज हुआ है, जिनकी पिन आई है, और जिनकी पिन किसी कारण नहीं रह पाई है, उनको मैं यही कहूंगी कि अपनी छोटी छोटी सी कमियों को दूर करें और अपने जो अपलाइन है उनकी बातों को फॉलो करें, तो जीत निश्चित आपकी है। और एक छोटी सी बात मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो हमारी जूम मीटिंग है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। प्लीज आप इसमें बहुत प्रॉपर तरीके से बैठे, एक डायरी हो आपके पास, एक पेन हो, और जो लीडर्स आपको बताए उसको अच्छे से फॉलो करें, उसको लिखें, उसको नोट्स को बनाएं, उसको फॉलो करें अच्छे से, उस पर वर्क करें, तो आपको आपके पिन आने से कोई भी रोक नहीं सकता। ये मेरा आपसे छोटा सा संदेश है। और मैं अपनी बात को यहीं पूरा करके सुधीर जी से कहती हूँ कि आज क्योंकि सुधीर जी की मीटिंग है, तो आप इनके अच्छे से नोट्स बनाएं और उनको फॉलो करें। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू मीनू, थैंक यू। तो बात शुरू करते हैं, अब मुद्दे पे आते हैं। 2-3 टॉपिक के ऊपर बातचीत करेंगे। पहला टॉपिक होगा ये इंडस्ट्री क्या है, और दूसरा टॉपिक ये होगा कि इस इंडस्ट्री में किस तरह से आगे बढ़ा जाए, इसको कैसे किया जाए, और तीसरा टॉपिक ये होगा कि इसमें वो कौन सी चीजें हैं जो लोगों को सफल नहीं होने देती, और वो कौन सी चीजें हैं जिससे लोग सफल हो जाते हैं। तो इसकी शुरुआत करें कि इंडस्ट्री क्या है। बेसिकली ये इंडस्ट्री एक मिरेकल है, ये एक चमत्कार है, और ये एक ऐसी ताकत है, एक ऐसा वरदान है मनुष्य जाति को। ये एक ऐसी ऐसी पावर अपने आप में समेटे हुए है जो एक छोटे से व्यक्ति को बड़े उसमें शख्सियत में ये तब्दील कर देती है। तो ये सारी चीजें मैं पहले नहीं जानता था। मैं तो इस इंडस्ट्री के बारे में कोई जानकारी लेने की बात तो दूर की बात है, करने की बात तो दूर की बात है, मैं तो इसके बारे में सुनना भी पसंद नहीं करता था। लेकिन मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा उनका, और मैं हमेशा तहे दिल से उनको धन्यवाद दूंगा। और उस खुदा से, उस अल्लाह से ये गुजारिश इस परमात्मा से मेरी रहेगी कि वो सदैव बने रहें और लोगों की मदद करते रहें। मेरे दोस्त और मेरे अपलाइन आदरणीय साहबुद्दीन जी, वो इस बिजनेस में थे, और वो मुझे अप्रोच करते थे बार बार कि सैनी साहब ये अच्छा बिजनेस है और ये आपको करना चाहिए। ये मैं छोटी सी स्टोरी अपनी शेयर कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनकी बात नहीं सुनता था। कुछ वजह थी, कुछ कारण थे क्यों मैं उनकी बात नहीं सुनता था। मैं ये बातें क्यों बताता हूँ, मैं ये बातें इसलिए बताता हूँ क्योंकि इन बातों में ही सारी की सारी ये इंडस्ट्री सिमटी हुई है। कुछ नए लोग होंगे, हो सकता है कि जो मेरे कारण थे उनमें से सारे के सारे या कोई 1-2 कारण उनके भी हों। जैसे मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सब पता है,
जो आमतौर पे सब लोगों को ऐसा ही लगता है कि मुझे सारी जानकारी है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है, ये हकीकत नहीं है। सच्चाई ये है कि हम जो काम करते हैं, हो सकता है उसके बारे में हमें सारी जानकारी हो, लेकिन ऐसे बहुत से काम हैं कि जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती। दूसरी चीज, पारिवारिक बैकग्राउंड थी, मेरे पास में जॉब था, मेरे पास में ठीक-ठाक अर्निंग थी और ये सारी की सारी चीजें ऐसी थी, मुझे ये बिज़नेस नहीं दिखाई देता था। मुझे ऐसा ही लगता था जैसे सतवंत जी कहते हैं, अभी कह रहे थे अभी कि भई नहीं ये उन लोगों का काम है जिनको, तो ये सारी की सारी चीजें आम तौर पे आज भी बनी हुई हैं। हिंदुस्तान में जो लोग अभी इस बिज़नेस में नहीं हैं, तो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कारण है, क्योंकि इस इंडस्ट्री के बारे में ये इतना कंट्राडिक्टरी विषय है। आप 2-3 लोगों से बात कीजिए, तो दोनों तीनों लोगों की राय अलग-अलग निकल के आएगी। एक कहेगा विपिन जी किस चक्कर में पड़े हुए हो, बेकार का काम है। एक सामान्य सी राय रखेगा कि नहीं ठीक-ठाक है, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो इस इंडस्ट्री में हैं, और कुछ वो कहेगा नहीं, नहीं ये बहुत अच्छा है, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो लाखों रुपए इस बिज़नेस से कमाते हैं। यानी कि 3 लोग हैं और तीनों लोगों की राय एक विषय में अलग-अलग है। क्यों? इसलिए चूंकि जिसको जैसी इंफॉर्मेशन है उसकी राय वैसी ही बनती है। ओपिनियन एक अलग चीज है और फैक्ट्स अलग चीज है। ओपिनियन इंफॉर्मेशन के आधार पे बनती है, क्योंकि ओपिनियन नॉलेज को जनरेट करती है, नॉलेज आपके रिजल्ट को जनरेट करती है और रिजल्ट आपके एक्सपीरियंसेस को जनरेट करते हैं। ये एक इक्वेशन है और इसकी शुरुआत आपकी इंफॉर्मेशन से होती है। तो इंफॉर्मेशन के आधार पे ओपिनियंस बनती बिगड़ती हैं, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो आज भी वैसे ही हैं, वो कल भी वैसे ही रहेंगे, वो स्टैटिकल डाटा पे होते हैं। तो जो फैक्ट्स हैं, अगर इस इंडस्ट्री के बारे में उन फैक्ट्स की बात करें, और वो फैक्ट्स हमारे अपने नहीं हैं, वो फैक्ट्स हैं जो नेशनल लेवल पे, जो इंटरनेशनल लेवल पर इकोनॉमिक स्टैटिकल डाटा को एनालाइज करते हैं और वो फिर कोई बात कहते हैं। उसकी अलग-अलग संस्थाएं हैं, उसकी एफडीएसए है, उसके लिए आईडीएसए है, उसके लिए केपीएमजी है, फिक्की के कुछ डाटा हैं। तो जो भी एक्सपर्ट्स की राय फैक्ट्स के ऊपर है, वो ये है कि ये इंडस्ट्री पूरी की पूरी दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ने वाली उन इंडस्ट्रियों में से एक है, जो लोगों के जीवन को बहुत तेजी से बदल रही है। ना केवल इकोनॉमिकली उनको वो स्ट्रेंथ कर रही है, वो उनको फिजिकली, उनको मेंटली, उनको सोशली, उनको इकोनॉमिकली और उनको स्पिरिचुअली, जो 5 आयाम हैं जीवन के, उन पांचों आयाम में बहुत मजबूत बना के चल रही है ये इंडस्ट्री सारी। तो ये एक्सपर्ट्स कहते हैं। अगर थोड़ा सा टर्नओवर और डाटा के आधार पे बात करें, तो तकरीबन 1948 से लेके और आज 2021, जो 70-80 सालों का इसका सफर है, 200 बिलियन डॉलर से ज्यादा की ये इंडस्ट्री दुनिया के 121 देशों में काम कर रही है। हिंदुस्तान में ये इंडस्ट्री जब शुरू हुई 98-99 में, तो इसके आधार पे कुछ चीजें इस तरह की हुई कि जो थोड़ा सा उस तरह से मनी सर्कुलेशन, चेन सिस्टम, ये वो सारी चीजें, और इंडस्ट्री का स्वरूप बिगड़ गया। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 9 सितंबर 2016 को एक गाइडलाइन इशू की इसके ऊपर, और इसको साफ सुथरे तरीके से एक व्यापार का दर्जा दिया गया। और जब लोगों ने इस चीज को समझा, इस चीज को जाना, तो उन्होंने अपने काम करने के तरीके में और उन चीजों में बदलाव लाके इसको आगे बढ़ाना शुरू किया, तो वो बहुत तेजी से लोग आगे बढ़ते चले गए। अब ये हिंदुस्तान में तकरीबन तकरीबन 11,000 करोड़ के आसपास की इंडस्ट्री पहुंच चुकी है। ये अभी के जो डाटा हैं, इसमें कुछ कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये जो इकोनॉमिक्स, इसके ऊपर अगर आप बात करें नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे, तो आप जो बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर्स और बड़े इसमें काम करने वाले लोग हैं, कि उसमें डगवीड हैं, कि डॉन फेला हैं, डेक्स्टर येगर हैं, उसमें जॉन सिस्टीना हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो इसके ऊपर एक बहुत अच्छी पकड़, रॉबर्ट टी कियोस्की हैं, ब्रकहेज हैं, इन सब की कुछ किताबें भी हैं इंडस्ट्री के ऊपर। वहां तो बड़े बड़े लोग जो राष्ट्रपति लेवल तक के लोग हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व हुए। हिंदुस्तान में चूंकि कॉन्सेप्ट नया है अभी, तो धीरे धीरे इसमें अभी लोग अवेयर हो रहे हैं। और जो यहाँ नेशनल लेवल पे अगर हम बात करें, तो हम जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं अमिताभ कांत, वो क्या कहते हैं, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्री अनुराग ठाकुर साहब, वो इसके बारे में क्या कहते हैं,
या इसके बारे में स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी ने क्या कहा, या इसके बारे में ऐसे बहुत एक्सपर्ट्स हैं जो हिंदुस्तान में इसके बारे में एक बेबाकी से स्पष्ट राय रखते हुए ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी होने वाली है, अगले 4-5 सालों में एक बहुत बड़ा ह्यूज टर्नओवर ये करेगी। और जैसा बाहर के देशों में हुआ कि अगर अमेरिका की बात करें, दूसरे देशों की बात करें, कि वहां तकरीबन 30-40% लोग जो पिछले 20 सालों में करोड़पति बने, वो इसी इंडस्ट्री से करोड़पति बने। और ये संख्या हिंदुस्तान में इसलिए ज्यादा हो जाएगी क्योंकि वहां की अगर पूरी पॉपुलेशन को आप देखें, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अलग अलग पूरी कॉन्टिनेंट की जो पॉपुलेशन है, कई कई को मिला के तो हिंदुस्तान अकेला ही सबसे ज्यादा है। तो हिंदुस्तान में लोगों को इसकी जरूरत है। हिंदुस्तान में लोग इससे यहाँ जो एटमॉस्फेयर है सारा का सारा इसके फेवर में है। तो ये बात थोड़ा सा इंडस्ट्री के बारे में मैंने थोड़ी सी की। अब मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा। किसी भी इंडस्ट्री के बारे में एक पैरामीटर होता है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में तमाम तरह की कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन जो सर्वे हैं वो ये कहते हैं कि अभी भी हिंदुस्तान में मोर देन 96% ऑर्गेनाइजेशन जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड हैं, वो अनएथिकल हैं। 96%। केवल 4% ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं इस सेक्टर में जो काम कर रहे हैं जो ऑर्गेनाइज्ड हैं और एथिकल हैं। तो एक हमें ये जानना और पहचानना जरूर पड़ेगा, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इतनी पवित्र है, इतनी साफ सुथरी है, तो वो कौन से पैरामीटर हैं जिससे हम ये चुनाव करें कि ठीक क्या है और गलत क्या है। क्योंकि इस इंडस्ट्री में भ्रामक करने वाले, धोखा देने वाले, बढ़ा चढ़ा के चीजों को बताने वालों की कमी नहीं है इसमें। तो हमें कुछ पैरामीटर्स को देखना पड़ेगा। अब अगर हम सारी की सारी चीजों को देखें, इंग्रेडिएंट होता है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के पीछे 100 चीजों का इंग्रेडिएंट होता है, 100 चीजें उसमें लगी हुई होती हैं। अब वो इंग्रेडिएंट कैसा है, उसका इफेक्ट उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर आता है। इंग्रेडिएंट क्या है, वो पैरामीटर क्या है जिससे सही की और गलत की पहचान हो सके। और एक व्यक्ति जो अभी नया है, जिसको अभी ज्यादा जानकारी नहीं है, वो इन चीजों को पहचान सके। इसके ऊपर ये दूसरी बात मैं करता हूं, वो 3 ही चीजें हैं। इनको कोई 6 करके बता ले कि 2 करके बता ले, मैं 3 करके बताता हूं। वो पहली चीज है कि जो पैरामीटर्स हैं उसमें प्रोफाइल, आप इसमें जो भविष्य तलाश रहे हैं, क्या ये कमाल की बात नहीं है, क्या ये गजब की बात नहीं है, क्या ये ऐसी बात नहीं है कि भाई बिना कुछ पैसा लगाए एक व्यक्ति लाखों रुपए की इनकम पे पहुंच जाए, एक व्यक्ति बिना कुछ पैसा लगाए वो 100 करोड़ का टर्नओवर करने लगे, तो ये हैरत की बात नहीं है क्या? हैरत की बात है ये। तो इसमें प्रोफाइल सबसे पहली सबसे जरूरी चीज है कि उस प्रोफाइल में जिसमें आप कदम रखने जा रहे हैं, जिसमें आप अपना भविष्य बनाने जा रहे हैं, जिसमें आप अपने जैसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्या वो कहीं झूठ के आधार पे तो टिका हुआ नहीं है। ये जानना और समझना बहुत जरूरी होता है कि पैरामीटर क्या है। पैरामीटर का में प्रोफाइल पहले नंबर पे है, उसका पास्ट क्या है, उसका प्रेजेंट क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, उसका लीगल सेल कैसा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसका एजुकेशन सिस्टम कैसा है, उसकी इंटेंशन क्या है, व्हाट इज द इंटेंशन एंड व्हाट इज द पर्पज। क्यों क्यों ये व्यापार शुरू हुआ? क्योंकि ये व्यापार सामानों को बेचने का व्यापार नहीं है, ये व्यापार उनके सपनों को पूरा करने का व्यापार है। तो इसमें जरूरी है कि प्रोफाइल को चेक करें। दूसरी चीज, जिन प्रोडक्ट्स की बात अभी अल्ताफ जी कर रहे थे, सतवंत जी ने भी की, सारे लीडर करते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसका रेट, उसका वेट, उसकी क्वालिटी, उसकी अवेलेबिलिटी। और एक बहुत अच्छी बात जो हम सब के अपलाइन है, आदरणीय विजय विरोधिया साहब, जिनके बारे में, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बिल्कुल बहुत क्लियर कट कुछ चीजें बताई थी। तो उन्होंने यूजेबल, कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल और रिपीटेबल जो 4 चीजें बताई। अगर प्रोडक्ट इस तरह के हैं कि उनका रेट ठीक है, वेट ठीक है, क्वालिटी ठीक है, अवेलेबिलिटी ठीक है, यूजेबल हैं, कंज्यूमेबल हैं, अफोर्डेबल हैं और रिपीटेबल हैं, तो ये दूसरा पैरामीटर है। तीसरी चीज जो प्लान है, बेसिकली जहां से आउटपुट जनरेट होते हैं,
तरह तरह की चीजें इस इंडस्ट्री के बारे में लोगों ने, उस कंपनी का वो प्लान बहुत अच्छा है, उस कंपनी का वो प्लान बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं होता। प्लान अच्छे बुरे नहीं होते, कोई कंडीशंस, कोई बाउंडेशंस, कोई लिमिटेशंस प्लान के ऊपर दी हुई होती हैं। आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, वैसा करोगे तो वैसा होगा। इसको जानना बहुत जरूरी है कि कोई कंडीशन तो नहीं है, कोई बाउंडेशन तो नहीं है, कोई लिमिटेशन तो नहीं है, वो डुप्लीकेबल है या नहीं है, और उससे प्रॉफिट जनरेट कैसे होता है। तो 3 पैरामीटर ये हैं। अगर इन तीनों को सब देखें, पूरी दुनिया की इंडस्ट्री को देखें, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पूरी दुनिया की इंडस्ट्री जिसमें हजारों कंपनियां हिंदुस्तान में काम करने वाली हैं और कई हजार लाखों कंपनियां दुनिया में काम कर रही हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी गारंटी के साथ और पूरे विश्वास के साथ इन तीनों पैरामीटर्स पर जब देखता हूं तो आरसीएम से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म मुझे नजर नहीं आता। आगे भविष्य में क्या हो जाए मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तो नहीं है। मैं इसको वर्सेज रेस्ट क्यों कहता हूं? एक तरफ आप सारी कंपनियों को रख दें और एक तरफ इसको रख दें, ये वर्सेज रेस्ट क्यों है? ये वर्सेज रेस्ट इसलिए है कि यहाँ पे जो कैप्टन है, हु इज द कैप्टन एंड व्हाट इज द इंटेंशन, जो कैप्टन है, जो इसको चलाने वाला है, वो इस हिंदुस्तान की आर्थिक आजादी का सपना समेट के इसको चलाता है। वो इस हिंदुस्तान के हर घर में इससे खुशियां आ जाएं, वो चीज सोच के इसको चलाता है। ये बहुत 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 आगे है उन चीजों से जिन चीजों को लेके लोग इसकी शुरुआत करते हैं। चाहत पहली क्या होती है कि बहुत सारा पैसा इस बिजनेस से मुझे आए। मैं भी इसी चाहत के साथ में आया और अभी बहुत सारे लोग, मैं स्वागत करता हूं, ये बहुत अच्छा विचार है। अगर आप चाहते हैं जीवन में बहुत सारा पैसा कमाना तो आप इससे कमा सकते हैं और ये अच्छा विचार है। लेकिन इसके साथ साथ इस बिजनेस से आपको बहुत सारी चीजें और अच्छी मिलती हैं। तो ये दूसरा पैरामीटर था जो मैंने बताया कि कौन सी चुने और कौन सी नहीं चुने। तो कंपेयर करके आप अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस दुनिया में, इस धरती के ऊपर इससे बेहतरीन, इससे अच्छा, इससे साफ सुथरा और एक ऐसा आपको सारी चीजों को बढ़ाने वाला द बेस्ट प्लेटफॉर्म ये आपको यहाँ मिलता है। तीसरी चीज, आगे बढ़ें। अब इसमें वो कौन सी चीजें हैं जो लोगों को आगे बढ़ा देती हैं? एक आदमी है कि शुरू करता है और धीरे धीरे वो इतना आगे चला जाता है। तो वो जो बड़ी चीज है इसमें, सबसे बड़ी चीज उनका अपना टाइम मैनेजमेंट, उनका अपना सिस्टम के साथ में काम करना, उनका अपना प्रोफेशनली होके काम करना और रिजल्ट ओरिएंटेड होके काम करना। ये 4 चीजें हैं जो मेरा प्रिय टॉपिक रहा। इसमें क्या है कि मैनेज, हम सबके पास में जो 24 घंटे हैं, ये काम शुरू होता है बेसिकली 6 बजे से लेके रात के 10-11 बजे तक। अब कई लोगों के पास में ये एक्सक्यूज होता है कि मेरे पास में समय नहीं है, और जो व्यक्ति ये बात कहता हो कि मेरे पास में समय नहीं है, तो मैं अपना शेड्यूल उनको थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं 100 किलोमीटर गाड़ी रोज ड्राइव करता हूँ, रोज ऑफिस पहुंचता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के उस ग्रुप में भी शामिल हूँ जिसमें तमाम तरह की एडवाइजरी और तमाम तरह के सर्कुलर, खासकर इस पेंडेमिक को लेके जो चीजें चली हुई हैं। छोटी सी कहानी इस बात को रोक के मेरे याद आ गई। वो एक सुबह का समय था, सुबह सुबह का समय था और एक महात्मा जी थे जो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और तपस्या में वो लीन थे। तो उन्होंने देखा कि एक काली परछाई थी, एक साया था जो धीरे 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 बढ़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। और जब वो उनके पास में आ गया तो महात्मा जी की आंख खुली और महात्मा जी ने उससे पूछा कि कौन हो तुम? तो काले साये ने कहा, उस परछाई ने कहा कि मैं मौत हूँ। महात्मा जी ने कहा कहाँ जा रही हो? कि उस गांव में जा रही हूँ, वहां बीमारी फैलेगी, महामारी आएगी, 100 लोग मरेंगे, उनको लेने जा रही हूँ। ठीक है जाओ। वो चली गई और महात्मा जी फिर अपनी तपस्या में लीन होकर बैठ गए। अब शाम का समय था, वो वापस आ रही थी। तो महात्मा जी क्रोध से आंखें उन्होंने खोली और उसको कहा कि रुक जा काली परछाई, मौत के साए, तू झूठा है। तू तो कहता था कि वहां पे 100 लोग मरेंगे, लेकिन वहां तो 200 लोग मर गए। तो उस काली परछाई ने कहा कि महाराज मैंने तो 100 को ही मारा, 200 तो डर से मर गए।
मैंने तो 100 को ही मारा है। आज जो देश की हालत है वो यही है, वो यही है। क्यों? क्योंकि वो टाइम जो लग रहा है, वो टाइम उन नेगेटिव खबरों के ऊपर लग रहा है, उन नेगेटिव अप्रोचेज के ऊपर लग रहा है। योर इनपुट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर आउटपुट्स। आप जो इनटेक करेंगे वही आउटपुट में आएगा। अब सारा जो 24 के 24 घंटे हैं, वो तमाम सारे तो डॉक्टर बन गए हिंदुस्तान में। सबके पास में सारे इलाज हैं, सबके पास में सारी की सारी चीजें हैं। तू ये ऐसा कर ले, तू वैसा कर ले। हमें जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना है, जो रिकमेंडेशंस एक्सपर्ट्स की हैं उनको फॉलो करना है, ये हमारा काम है। और दूसरा हमारा काम है कि हमें अपने टाइम को वहां लगाना है कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है। हम कोई भी काम करें, नौकरी करें, खेती करें, दुकानदारी करें, कोई भी काम करें, उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट, उसका कुछ ना कुछ प्रभाव हमारे देश के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर, हमारे अपने ऊपर जरूर पड़ता है। अब हमें ईमानदारी के साथ में ये देखना समझना पड़ेगा। और इस दौर में तो ये और भी जरूरी हो गया है कि जो मैं बातें कर रहा हूं, जो मैं विचार कर रहा हूं, इसका कैसा इंपैक्ट मेरे ऊपर पड़ेगा और इसका कैसा इंपैक्ट मेरे परिवार के ऊपर पड़ेगा, इस समाज के ऊपर पड़ेगा और इस देश के ऊपर पड़ेगा। तो समय को तरीके से अगर मैनेज कर लें, दूसरी चीज सिस्टम को आगे रख के कर लें, क्योंकि सिस्टम सिस्टम अपने आप में ही सारी चीज कह देता है। सिस्टम के अगर हिज्जे करें कि सेव योर एनर्जी, जो आपकी सोर्सेज हैं, सेव योर सोर्सेज, योर टाइम, एनर्जी, सारी चीजों को सेव कर देता है। तो सिस्टम को आगे बढ़ा के अगर करें, इसकी किताबों को, इसकी वीडियो को, इसके प्रोडक्ट शेयरिंग जो भी चीजें उनको आगे बढ़ा के करें, तो तब ये चीजें बढ़ती हैं। तीसरी चीज, जब करें तो प्रोफेशनली करें। ऐसा नहीं है कि सुबह से शाम तक जेआरसीएम 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 और शाम को 0 लड्डू, ऐसे कुछ नहीं होगा। रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि 2 घंटे में सिस्टम के साथ प्रोफेशनली काम करके जो रिजल्ट आया वो क्या है, क्या वो फ्रूटफुल है, वही आपको इसमें फिर आगे बढ़ाएगा। तो ये चीजें हैं। इसके साथ साथ में कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि जो लैक ऑफ नॉलेज है लोगों की, अभी भी जो फियर है और जो अनसर्टेनिटी है, जो उनको रोकती है इन चीजों को, तो वो उनको धीरे धीरे दूर कर ले। लैक ऑफ नॉलेज में बहुत सारी चीजें हैं। फियर में फॉल्स इवेंट्स अपीयरिंग रियल, जो 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 फॉल्स इवेंट्स हैं वो रियल लगने लगती हैं। अनसर्टेनिटी, करूं या ना करूं, ये डाउट्स कई बार रहते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। अब ये सारी बातें, ये सारी चीजें जो मैंने सीखी यहाँ से, इन किताबों के माध्यम से, अपलाइन के माध्यम से, तो मैं वहीं आता हूँ शुरुआत में। जीवन में घटनाएं घट जाती हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। आज की मेरी ये मीटिंग, हो सकता है इसमें कुछ बातें लोगों को अच्छी लग जाएं और उनका जीवन बदल जाए। मेरे साथ भी ये घटना घटी थी। अब से तकरीबन 15 साल पहले जब साहबुद्दीन जी ने मुझे फोन किया था, उन्होंने कहा था कि सैनी साहब कहाँ हो? मैंने कहा था कि ऑफिस में हूँ। उन्होंने कहा था आधा घंटा निकाल लोगे? मैंने कहा आधा घंटा नहीं, 1 घंटा निकाल लूंगा, लेकिन आरसीएम की बात मत करना। अगर आरसीएम की बात करोगे तो फिर मेरे पास में आपके लिए समय नहीं है। मैंने यही कहा था 15-16 साल पहले। कैसी कैसी चीजें होती हैं, कैसी कैसी घटनाएं घटती हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आरसीएम की बात नहीं करेंगे। यहाँ से निकल रहे थे मुजफ्फरनगर से, सोचा मिलते चले। मैंने कहा ठीक है, बताओ कहाँ पे हो? तो बताया कि वहां चाय की दुकान पे। मैंने एड्रेस दिया। ये कहानी मैं सेमिनारों में कई बार बता चुका हूँ। साहबुद्दीन जी को, अपलाइन को, मैं क्यों क्यों ये बात कह रहा हूँ? मैंने इस बिजनेस को, इस बिजनेस के एलओएस को, इस धरती की सबसे सुंदर संरचना को ऐसे लोगों के साथ में किया। मैं उस अल्लाह को, उस खुदा को, उस परमात्मा को धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि अगर वो ये अकस्मात हो जाती हैं, कुछ चीजें आपके कर्मों के आधार पे हो जाती हैं कुछ चीजें। ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को जो अभी भी बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वो दवाई 2000 रुपए की है और वो 20,000 रुपए की, और वो सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया। कहीं ना कहीं तो चीजें काउंट होती हैं। तो साहबुद्दीन जी, आदरणीय विजय विरोधिया साहब, राकेश शर्मा जी, सुरेंद्र वत्स साहब, मुकेश कोठारी साहब, बीसी छाबड़ा साहब, केसी छाबड़ा साहब, और हमारे सबके जो आदरणीय टीसी जी, एक एक ऐसी एलओएस के साथ में।
तो मैं तो बार बार रोमांचित होता हूँ इन चीजों को। तो उन्होंने मुझे वहां बुलाया, फिर मुझे विरोधिया जी ने ये चीजें समझाई, धीरे धीरे कुछ किताबों के बारे में बताया, तो जो इंडस्ट्री का सही स्वरूप था वो मेरी समझ में आना शुरू हुआ। और खासकर साहुद्दीन जी की अगर मैं बात करूं तो ऐसा ड्रीमर और इतनी चीजों को इस तरीके से करने वाला व्यक्ति, कई घटनाएं मेरे याद आती हैं। एक बात हो तो बता दूं, कई घटनाएं मेरे याद आती है कि जब हम इस बिजनेस की शुरुआत कर रहे थे, रात के 2 बजे तक हम अपनी काउंसलिंग करते थे। हम रात के 2 बजे तक उस छोटे से कमरे में बैठ के दोनों भाई काउंसलिंग करते थे कि हमें क्या करना है, किससे मिलना है, कब मिलना है। तो कई नाम ऐसे निकल के आते थे कि नहीं वो तो दिन में नहीं मिलेगा, उससे तो अभी रात को अगर चलेंगे तो सुबह जल्दी मिलना पड़ेगा। रात के 2 बजे तक काउंसलिंग की लिस्ट बनाई और रात के 2 बजे मोटरसाइकिल से निकल गए। हरियाणा का एक-एक गांव छान मारा हमने। मुझे नहीं पता वो लोग आज बिजनेस में हैं या नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है इस चीज की, लेकिन वो वाइब्रेशंस जो जनरेट हुए उस मेहनत के, जो जो मेहनत सतवंत जी, जो मेहनत विपिन जी, प्रेम जी, बलवान जी, कविता जी, वीरेन जी, ललित जोशी जी, मैं किस किस के नाम लूं, राम रतन जी, संजय जी, जो पूरी की पूरी टीम हिंदुस्तान में, आपके भी बहुत सारे अपलाइन, आपकी भी बहुत सारी टीमें जो ये मेहनत कर रही हैं, कई बार उसका प्रतिफल उस समय मिल जाता है और कई बार उसका प्रतिफल कुछ समय बाद मिलता है, लेकिन जो मेहनत आपने की उसके वाइब्रेशंस इस यूनिवर्स में जाते हैं और वही वाइब्रेशंस सिंथेसाइज होके वापस आते हैं और इसकी विचार से ही शुरुआत होती है। ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है कि एक विचार है, विचार से काम है, काम से आदत है और आदत से भविष्य है। थॉट प्रोसेस है, इसमें जो थॉट प्रोसेस अपना बदल लेते हैं लोग, इसी थॉट प्रोसेस में आ जाते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। यहां से शुरुआत होती है और जो फिर काम होते हैं हमारे वो फिर वही आदत बन जाते हैं और जो आदत हमारी बनती है वही हमारा भविष्य बन जाता है। तो इस बिजनेस के बारे में मैं अगेन थैंक्स पे करूंगा अपने सारे सभी अपलाइनों को और उन सभी को बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं और मेरे हृदय से बहुत जो आशीर्वाद और जो सारी चीजें हैं, मैं यही चाहता हूं कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे खुदा, हिंदुस्तान के हर घर में इस बिजनेस के माध्यम से वो सब कुछ खुशियां आए जो वो चाहते हैं। यही मेरा उद्देश्य है और यही मेरे जीवन का मकसद भी है और इसी मकसद को लेके मैं इसमें आगे बढ़ना चाहता हूँ। और कुछ छोटी-छोटी सी चीजें हैं जो मैं शेयर करूंगा, 1-2 चीजें आपसे। इसमें कुछ पावर्स हैं इस बिजनेस को बढ़ाने की। उसमें सबसे पहली और सबसे जरूरी पावर है द पावर ऑफ सबमिशन। उसको बोलते हैं द पावर ऑफ सबमिशन। सबमिशन क्या होता है? समर्पण होता है, समर्पित भाव से। जब समर्पित हो जाते हैं आप किसी भी चीज के लिए, आप जब मंदिर में जाते हैं तो समर्पण भाव से आप वहां पे समर्पित हो जाते हैं, दंडवत हो जाते हैं, समर्पित कर देते हैं आप अपने आप को। आप सजदे में जाते हैं तो समर्पण भाव से आप ऊपर वाले को, अल्लाह को, खुदा को समर्पित हो जाते हैं, तो आपकी दुआएं सुनी जाती हैं। जब तक आप समर्पित नहीं होते इस सिस्टम के ऊपर, अपलाइन के ऊपर कोई गारंटी नहीं है कि आप इसमें आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। लेकिन जिस दिन आप समर्पित हो जाएंगे, सबमिट हो जाएंगे, उस दिन आप निश्चित रूप से आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। आपकी पिनें बदलनी शुरू हो जाएंगी, आपकी टीम की पिनें बदलनी शुरू हो जाएंगी। तो आप चेक करें अपने आप को कि सबमिशन कितना है और ये खाली दिखावे का है कि सच में ही है। और प्रॉब्लम ही यही है, दिक्कत ही यही है। यहाँ जो सबसे बड़ी जो दिक्कत बनी हुई है लोगों की, वो यही बनी हुई है कि वो जो कुछ हैं वो तो वो दिखाई नहीं देते और जो वो दिखाई देते हैं वो है नहीं। तो दिक्कत ही दिक्कत है। फिर ऐसा ना करें, क्योंकि ये बिल्कुल बिल्कुल किसी ने बहुत अच्छा उसके विचार के बारे में भी जो कहा था ना कि योर थॉट्स, योर वर्ड्स एंड योर फिजिकल डीड्स, these are your actions and you are free, absolutely free to choose these actions, but you are not free to choose the consequences of these actions. आपके विचार, आपके बोल, आपके काम, ये आपके एक्शंस हैं। इनको चुनने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन इनके जो परिणाम आएंगे
उनको चुनने के लिए आप स्वतंत्र नहीं हैं। तो सब मिशन, समर्पण, सिस्टम को, अपलाइन को टच में रह के तो देखो इन अपलाइनों के साथ में, टच में रह के तो देखो इस सिस्टम के साथ में, टच में रह के तो देखो इन किताबों के साथ में, टच में रह के तो देखो इन पॉजिटिव चीजों के साथ में, समर्पण करके तो देखो एक बार कैसे रिजल्ट आते हैं, चमत्कारिक रिजल्ट आते हैं। पावर ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन संगत, संघ का रंग चढ़ता है, संघ का रंग चढ़ता है। एसोसिएशन पॉजिटिव है, आप पॉजिटिव जाएंगे, एसोसिएशन नेगेटिव है, आप नेगेटिव जाएंगे। एसोसिएशन करें ऐसे लोगों की, ऐसी संगत की जो इस महामारी के दौरान भी जिम्मेदारी निभाते हुए, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी चमत्कारिक शब्द है, रेस्पॉन्सिबिलिटी दो हिज्जों में कर दूं तो दोनों का अर्थ अलग अलग आता है, और एबिलिटी टू हैव ए रेस्पॉन्स ऐसे पढ़ लूं तो दूसरा आता है। आप समझें इस चीज को। मेरी जिम्मेदारी सबसे पहली और सबसे जरूरी इस देश के प्रति है, मेरी जिम्मेदारी दूसरी मेरे समाज के प्रति है, मेरी जिम्मेदारी तीसरी मेरे परिवार के प्रति है, और मेरी जिम्मेदारी चौथी मेरे स्वयं के प्रति है। और वो देश, वो समाज, वो परिवार बर्बाद हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं जहां ये क्रम उल्टा होता है। मनुष्य के रूप में आके, इंसान के रूप में आके अगर पहली जिम्मेदारी मेरी अपनी समझ रहा हूं और दूसरी परिवार की, तीसरी समाज की, चौथी देश की, तो गलत हो जाएगा वो देश। देश के प्रति आज जो हमारी जिम्मेदारी है, हम खाली बात ना करें, हम वो तरीका लोगों को सिखाएं कि वो खुद आर्थिक रूप से मजबूत हो, खुद फिजिकल रूप से वो मजबूत हो, और इस देश को भी, इस समाज को भी मजबूती दें। तो संगत करें ऐसे लोगों की। तीसरी चीज इसी से जुड़ी हुई है, विजुअलाइजेशन। ये एक पूरा साइंटिफिक और स्पिरिचुअल और पूरा का पूरा ये एक प्रोसेस है, स्पिरिचुअल भी है, ये आध्यात्मिक भी है, ये वैज्ञानिक भी है। विजुअलाइज करें उस चीज को कि सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ धीरे 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 उस ईश्वर ने, उस परमात्मा ने, उस वाहिगुरु ने, उस अल्लाह ने, उस खुदा ने कोई ऐसी बारिश कर दी है इस हिंदुस्तान के ऊपर, इस पूरी दुनिया के ऊपर, कि जो चीजें गलत थी वो खत्म हो गई और जो चीजें अच्छी अच्छी हैं वो आनी शुरू हो गई। ऐसा विजुअलाइजेशन हम अपनी जगह रह के जब इस तरह का विजुअलाइजेशन करेंगे तो गलत चीजें, गंदे वायरस, गंदी सारी चीजें खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। एक कहानी मैंने कई बार शेयर की, मैंने कई बार अपनी मीटिंगों में बताया वो वायरस की कहानी। वो वायरस का तो उस समय की कहानी है, अभी तो ये नया आया, ये कहानी है अब से तकरीबन 70-80 साल पहली सच्ची कहानी है ये घटना। वो हॉस्पिटल था वहां वियना में था वो हॉस्पिटल। वहां दो हॉस्पिटल थे। एक हॉस्पिटल था कि जो प्रेग्नेंट लेडी वहां आती थी, वहां पे मोर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा था। 10 में से 4-5 लेडी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एक्सपायर हो जाती थी। और एक दूसरा हॉस्पिटल भी उस शहर में था, वहां पे जो प्रेग्नेंट लेडी आती थी, 10 आती थी तो 10 की 10 सर्वाइव करती थी, ठीक रहती थी। अब ये एक बड़ा चिंता का विषय बना वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। उन्होंने ये सोचा कि भाई इस चीज का इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि ऐसा होता क्यों है, वहां 4-5 लोग एक्सपायर कर जाते हैं तो ऐसा क्यों होता है। तो एक टीम आई, उन्होंने वो इन्वेस्टिगेशन किया। और ये बात उस समय की है जब वायरस के बारे में, वैसे वायरस के बारे में अभी भी कंफ्यूजन है, अभी भी ये कंफ्यूजन है कि ये लिविंग है कि ये नॉन लिविंग है। ये बाहर होता है तो नॉन लिविंग होता है, बॉडी में एंटर करता है तो लिविंग हो जाता है। इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च अभी पूरी दुनिया में कंडक्ट हो रही है। वायराइड इससे आगे की चीज है, वो भी अभी है। लेकिन ये तो बात उस समय की है जब वायरस को के नाम को कोई नहीं जानता था, 70-80 साल पहले। तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, उन्होंने देखा कि जो दोनों हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो भी टूल्स हैं और जो भी डॉक्टर्स हैं वो वेरी वेल क्वालिफाइड हैं और सारी चीजें सेम है, एनवायरनमेंट भी सेम है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो कोई बहुत निश्चित राय वो नहीं बना पाए और वो वापस चले गए और वो मोर्टिलिटी रेट एज इट इज बना रहा, बल्कि वो बढ़ गया। वो
तो फिर और जो ज्यादा एक्सपर्ट थे उनको बुलाया गया, उनको कहा कि भाई आप देखो, पता लगाओ। तो उन्होंने एग्जामिन किया, उन्होंने सारी चीजों को एग्जामिन किया, और उन्होंने एग्जामिन किया उन डॉक्टर्स को जो उस हॉस्पिटल में काम करते थे। तो उन्होंने एक चीज देखी, जहां मोर्टिलिटी रेट ज्यादा था, वहां के जो डॉक्टर्स थे, वो डॉक्टर्स अपना काम करने के बाद डेड बॉडीज के ऊपर काम करते थे, और वहां से वो वायरस उनके टूल्स में, उनके हाथों में पहुंच जाते थे, और वही वायरस फिर वहां उन लेडीज को चले जाते थे, और वो एक्सपायर कर जाती थी। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं बताना क्या चाहता हूं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी जान बचाने की, वही वाहक बन गए उन वायरस को पहुंचाने के। जिनको जान बचानी थी, आपकी टीम में भी ऐसे कुछ लोग होंगे जो वायरस बनते होंगे। टू whom you are hanging with, आप लटके किसके साथ हैं, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट, और उनको किल करना पड़ेगा, हटना पड़ेगा वहां से। बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ा फ्यूचर समेटे हुए है। 4 विंडो होती हैं अपॉर्चुनिटी की, एक नॉन विंडो, एक अननोन विंडो, एक हिडन विंडो, और एक पोटेंशियल विंडो। इस इंडस्ट्री की हिंदुस्तान में अभी पहली विंडो खुली है। जो हम सब लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं, ये ओपन विंडो। अभी इसके पीछे की अननोन विंडो, अभी 20 हैं वेंडर, ये 100 होने वाले हैं। हिडन विंडो, ना उसका कंपनी को पता, ना मुझे पता, ना किसी और को पता, वो भविष्य के गर्त में है। और वो कैसा है, वो ब्लैक होल की तरह है, समाहित हो जाती हैं सारी की सारी चीजें उसी ब्लैक होल में जाके। हिंदुस्तान में आरसीएम बिजनेस एक ऐसा बड़ा स्वरूप उभर के इसका सामने आने वाला है। बहुत सी ट्रेडिशनल बिजनेस में काम करने वाली और बहुत सी डायरेक्ट सेलिंग में काम करने वाले कारपोरेशंस इसमें समाहित होते चले जाएंगे। और फिर वो समय आ जाएगा कि जब लोग हैरत में आएंगे कि कैसे हजारों करोड़ का व्यापार विपिन राठी जी का होने लगा, कैसे हजारों करोड़ का व्यापार कविता जी का, कैसे हजारों करोड़ का कारोबार उनका बिहार की टीम का होने लगा, हजारों हजारों करोड़ के कारोबार। पोटेंशियल विंडो, चौथी चीज, उस पोटेंशियल विंडो को विजुअलाइज करके आज आगे बढ़ेंगे। पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है कोई आदमी और कहता है दूर से कि मुझे एक गाड़ी दिखाई देती है आती हुई, और दूसरा पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है, वो कहता है मुझे कोई गाड़ी दिखाई नहीं देती। दोनों सच हैं। सच वो भी है जो पेड़ के ऊपर है क्योंकि वो हाइट पे है, और सच वो भी है जो पेड़ के नीचे है, उसके सामने बहुत सारी चीजें हैं, उसको वो दिखाई नहीं देता। यहाँ जो अपलाइन कहते हैं, जो बताते हैं, वो चूंकि पेड़ की उस ऊंचाई पे हैं, उन्हें वो चीजें स्पष्ट नजर आती हैं। तो वो चीजें समझने की और जानने की जरूरत है। तो पावर ऑफ सबमिशन, पावर ऑफ एसोसिएशन, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, और चौथी और जरूरी चीज पावर ऑफ मेडिटेशन। Meditation, prayer. The prayer is the power that pulls everything together. प्रेयर में ही वो ताकत है जो सारी चीजों को एक साथ समाहित कर लेती है।
जिस रूप में भी, जिस तरीके से भी, जिस ढंग से भी करते हैं, करें। मेडिटेशन करें इस देश के लिए, मेडिटेशन करें इस समाज के लिए, मेडिटेशन करें अपनी टीम के लिए, मेडिटेशन करें दूसरों के लिए। ये पूरा यूनिवर्स लॉ ऑफ गिविंग के ऊपर चलता है, रिसीविंग के ऊपर नहीं चलता। देना ही लेना है, गिविंग इज इन एंड जेंडर ऑफ रिसीविंग। ये जो चीजें हैं छोटी छोटी, इस बिजनेस में फिर लोग ये बात कहते हैं कि ये बिजनेस क्या है। ये बिजनेस भाई, ये बिजनेस पैसा बनाने का नहीं है, ये जिंदगियों को बनाने का बिजनेस है, ये लाइफ को बनाने का बिजनेस है, ये जिंदगी को समझने का बिजनेस है। तो मैं कुछ कितनी बातें करूं, तो मैंने बात की 4-5 पॉइंट के ऊपर। इंडस्ट्री के बारे में मैंने थोड़ा बताया, इस इंडस्ट्री में बेटर कौन है उसके बारे में मैंने बताया, इसमें काम हम किस तरह से अच्छा करें, टारगेट लेके, गोल बना के, ड्रीम हमारा क्या है, टारगेट बहुत जरूरी है। और एक छोटा सा मैं इसमें ऐड और करना चाहूंगा कि जो जूम की मीटिंग, अभी इस बिजनेस का ये फ्यूचर है, जूम मीटिंग। इसमें तरीके से, सलीके से, ऐसे नहीं कि वो आप थोड़ा तैयार होके, मैं ये नहीं कहता कि आप अब हर समय सूट में या इस तरह से, लेकिन थोड़ा नहा लीजिए, थोड़ा सा फ्रेश हो लीजिए, थोड़ा सा ईश्वर को धन्यवाद कर लीजिए, आप थोड़ा सा उसको ये कह लीजिए कि इसके बारे में आज जो हम बात करेंगे वो लोगों के फायदे की बात होगी, इस भावना के साथ में, इस प्रेरणा के साथ में। क्योंकि बहुत अच्छा लिखा था टीसी जी ने प्रेरणा ज्योत में, याद आता है मेरे बार बार, उन्होंने लिखा था उसमें कि मनुष्य जो भी करता है वह किसी ना किसी प्रेरणा के वशीभूत होकर करता है। मनुष्य जो भी करता है वह किसी ना किसी प्रेरणा के वशीभूत होकर करता है, और कार्य का परिणाम उसका बाहरी रूप है, उसका भीतरी रूप उसके पीछे छिपी हुई प्रेरणा है। प्रेरणा की प्रकृति ही कार्य की प्रकृति को निर्धारित करती है। मधु इसलिए गुणवान है क्योंकि जहां से वो सिंचित हो रहा है वह गुणवान है। लेकिन जब ये बातें होती हैं, जब ये चीजें होती हैं, तो राठी जी, सतवंत जी, वो जो दोहा है ना संस्कृत का कि ये साम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूप में अमरकाश्चर्य, मनुष्य के रूप में आके भी वर्गाश्चरण। और जब ये बात कहते हैं कि भाई देने में ही लेना है, जो बांटोगे वही मिलेगा, वो भी तो कहा कि पीबंती नद्या न स्वमेव नाभ्या स्वमन खादंती फलानी वृक्षा नादंती सस्यम खलु वारिवाहा परोपकाराय संता विभूति। ये तो अध्यात्म कहता है इस चीज को। एक डुबकी लगा के थोड़ा ही ना पाप खत्म हो जाते हैं कि डुबकी लगा ली पाप खत्म हो गए, ऐसे होता है कि। खैर चलो, ये सब्जेक्ट इसमें यहाँ अभी इसमें ज्यादा नहीं करते, बस मैं इसका कंक्लूजन करूंगा 2-3 पॉइंट को रिवाइज करके कि इंडस्ट्री के बारे में जो मैंने बताया उससे बेहतर सारी इंफॉर्मेशन गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, लेकिन सोर्स क्या है ये जरूर आइडेंटिफाई कर लें। अगर वो रिलायबल है तो आपको रिलायबल इंफॉर्मेशन आएंगी, और अगर वो रिलायबल नहीं है तो आप दिग्भ्रमित हो जाएंगे। तो अपलाइन के साथ में बैठ के जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया उसको सही तरीके से एक बार देख ले, फिर इन पैरामीटर्स के ऊपर तोल ले कि क्या ये बिजनेस सच्चाई पे और ईमानदारी पे आधारित है, क्या ये बिजनेस मेरे जीवन मूल्यों के अनुकूल है, और क्या ये बिजनेस लोगों की मदद करने वाला है, और क्या ये बिजनेस मुझे पर्सनैलिटी के तौर पे, इन चीजों के तौर पे विकसित करने वाला है। इससे आपस में प्यार बढ़ेगा, हिंदुस्तान में आपस में सद्भाव बढ़ेगा। ये सारी चीजें अगर इस बिजनेस से होंगी तो इस चीज को देख ले। और तीसरी चीज जो मैंने थोड़ा सा शेयर की कि मैनेज करके उस समय को जो 3-4 घंटे हैं प्रोफेशनली, सिस्टमेटिकली अगर करेंगे और गोल बना के अगर करेंगे, क्योंकि बिना गोल के कोई कहीं नहीं पहुंच सकता, और ज्यादातर लोगों का गोल ही नहीं होता। तो ये चीजें कुछ मैंने शेयर की, इसके साथ में कुछ और चीजें थोड़ी सी जो मेरे याद आती रही। कुछ चीजें हो सकता है आपको अच्छी लगी हो, और कुछ चीजें ऐसी रही होंगी कि जो आपको अच्छी ना लगी हो, तो उन चीजों को मेरे मेरे पास मुझे वापस लौटा देना, और जो अच्छी लगी हो उनको लिख लेना, और अपने अपलाइन के साथ में इस सिस्टम के जो और भी अच्छे अच्छे लोग अभी आने वाले हैं, जूम के माध्यम से जो एड्रेस करने वाले हैं आपको, कल और आएंगे। तो वो है ना कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले।
कल और आएंगे, नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे अच्छे सुनने वाले। तो ये चीजें चलती रहेंगी और ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा, ये देश भी आगे बढ़ता रहेगा, ये इंसानियत भी आगे बढ़ती रहेगी और हम सारे के सारे लोग मिलके इस हिंदुस्तान को एक समृद्ध देश, एक अच्छा देश, हर तरह से एक विकसित देश बनाने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे। और अंत में एक छोटी सी स्टोरी के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। वो मुझे प्रेरित करती है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो कुछ इस तरह से है, पहले सुनी कुछ लोगों ने, लेकिन कुछ नए लोग हैं कि उसके बाद क्या। वो नवयुवक था, पढ़ता था स्कूल में और गया किसी ज्ञानी पुरुष के पास में ये पूछने के लिए कि जीवन में सफलता और जीवन में अच्छा जीवन जीने का राज क्या है। तो उस व्यक्ति ने उस नवयुवक से पूछा कि बेटा तू करता क्या है? तो वो कहने लगा कि अभी तो मैं पढ़ता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसके बाद क्या करेगा? उसने कहा कि मैं बड़े कॉलेज में जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उसके बाद क्या करेगा? कि मैं और बड़े यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में जाऊंगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, इसके बाद क्या? उसने कहा कि इसके बाद तो मुझे बड़ी डिग्री मिल जाएगी, मेरी नौकरी लग जाएगी। उन्होंने कहा कि ठीक है, उसके बाद क्या? उसने कहा कि उसके बाद क्या? उसके बाद मेरी शादी हो जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, तेरी शादी हो जाएगी, उसके बाद क्या? तो उसने कहा कि उसके बाद तो बच्चे हो जाएंगे। उसने कहा ठीक है, उसके बाद क्या? तो कहने लगा उसके बाद तो मैं उन्हें पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, उनके शादी ब्याह करूंगा। कि उन्होंने कहा ठीक है, उसके बाद क्या? कि उसके बाद तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। वो कहने लगे ठीक है, उसके बाद क्या? तो वो कहने लगा कि उसके बाद जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो उसके बाद तो फिर मैं मर जाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, तू मर जाएगा, फिर उसके बाद क्या? अब वो कहने लगा कि उसके बाद क्या, ये तो मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि उसके बाद क्या? जब तू मर जाएगा उसके बाद ये लोग, ये दुनिया तुझे किस रूप में याद रखना चाहती है, वो सोच के आज काम कर। जीवन में सच्ची सफलता का राज इसी में छुपा हुआ है। अब से पहले हो सकता था कोई माध्यम आपके पास ना हो, लेकिन आरसीएम के रूप में जो ये माध्यम आपको परमात्मा ने, ईश्वर ने दिया है, इसको एक इसी तरीके से सोच के आज काम करें कि जब आप हो ना हो और जब आप ऊपर भी जाएं तो परमात्मा, वो अल्लाह, वो खुदा कांधे पे हाथ रख के ये जरूर कहे कि शाबाश बेटा, वही करके आया जिसके लिए मैंने तुझे भेजा। तो आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं नए अचीवर्स को और उन लोगों को भी जो नहीं ले पाए किसी कारणवश अपने अचीवमेंट, वो देखें कि कहाँ कमी रह गई और उनको दूर करें और आगे बढ़ें। मुझे आप सभी लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा और ये सिलसिला चलता रहेगा। हम सब आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जय आर सिंह। थैंक यू। ओवर टू सतवंत जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर वाकई कोई जवाब नहीं आपका सर, लाजवाब हो जानकारी में सर। आज तो आपने डुबकी लगा दी, समुंदर है आपके पास जानकारी का। और नेटवर्किंग के मामले में जो डीपली जो एजुकेशन आपके पास है, मेरे को नहीं लगता कि कोई और इतनी डीपली बात करता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आज आपने काफी अच्छी जानकारी दी। बस मैं उम्मीद कर रहा था कि आप चाचा जी की स्टोरी सुनाओगे, लेकिन आज आपने स्टोरी नहीं सुनाई चाचा जी वाली। क्योंकि एक बार चाचा जी आपके सेमिनार में आए थे, तो वो लीलो वाली भी रहेगी सर आज। हाँ जी, लीलो वाली एक कहानी रहेगी गुरु जी की। नहीं मजा आ गया सर, बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल और डुबकी तो सबको लगवा दी सर आज सबने। मतलब जितने भी अचीवर हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी गेस्ट हैं, सबको एक वो दिशा दिखा दी है कि जो आने वाले समय में ये इंडस्ट्री कहाँ जाने वाली है, कहाँ होने वाली है और हम सब लोग कहाँ हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सतवंत जी। ओवर टू यू। हाँ, थैंक यू। और बाकी सर विपिन जो आपने बोला कि काफी देर जरूरत थी आज इस चीज की, तो काफी लंबा समय हो गया था। तो सेमिनार तो बहुत सुन लिया, लेकिन जो आज का टॉपिक था इसकी ताकि जरूरत थी वो भी पूरा हो गया। तो बाकी हम लोग इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करते रहेंगे। जैसे पहले ही खान सर ने बताया था कि एवरी संडे और वीरवार 2 दिन ये प्रोग्राम चलता रहेगा हमारा। तो अभी जो अगला प्रोग्राम वीरवार को है, लेकिन उसके पहले एक सरप्राइज है सबके लिए। सर ने मना कर रखा था
कल डिस्ट्रीब्यूटर मीटिंग है शाम को 4:30 बजे। उसमें हम सब की अपलाइन और इंडिया की पार्ट 2 की सबसे बड़ी पेन स्टार सफायर हमारे बीच रहेंगे मिस्टर विजय ब्रोदिया जी। और सरप्राइज ये है कि सर शुरू से ही हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो उन्होंने मना किया था कि मैं आऊंगा नहीं, तो सर ने आज सारा प्रोग्राम देखा है। तो कल हम मिलेंगे, उसका लिंक अभी थोड़ी देर में आ जाता है। विजय ब्रोदिया जी रहेंगे कल 4:30 बजे मंडे को। तो उसके बाद अगला प्रोग्राम वीरवार को है, वो किस लीडर रहेगा चीफ गेस्ट उसकी इन्फॉर्मेशन कल मिल जाएगी हम सभी को। और तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। कल मिलते हैं सारे डिस्ट्रीब्यूटर शाम को 4:30 बजे। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम पेश की तरफ से भी जय सोहन भाई जय आरसीएम जय आरसीएम।